आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ आम कश्मीरी अपनी आवाज बुलंद करने लगा है। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर के साए में रहने वाले आम कश्मीरी उस दौर की कहानी अब दुनिया के सामने ला रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 52वीं बैठक में कश्मीरी महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी। आतंकी हमले में अपनी बहन गंवा चुकी बुशरा महजबीन ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर की आबो हवा बदली है और आम कश्मीरी दहशतगर्दों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। वहीं सोशल एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए पीओके में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ बलोचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, वहीं पीओके में रहने वालों से इज्जतदार जीवन जीने का अधिकार भी छीन रहा है। आज प्राइम टाइम में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए आपको पहले सुनवाते हैं कि बुशरा महजबीन ने और तस्लीमा अख्तर ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्या कहा, उसके बाद इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। There is a visible change in the attitude of the common Kashmiris. For the first time, numerous Kashmiri families have shared their inhibitions to speak about the atrocity committed by terrorist organization. In 2003, my sister Nusrat Bano was brutally killed by militants, and I was shot multiple times in my arm. Life has never been normal since that day. Today we are willing to speak up, and soon more families are expected to come forward sharing their experiences as stability and prosperity returns to the valley. The situation in Balochistan especially is nothing short of humanitarian crisis, with the Baloch people facing unimaginable levels of violence and torture at the hands of Pakistani government. Cross-border terrorist groups in Kashmir has resulted in significant destabilization in the region. The Pakistani government has provided financial, logistical and ideological support to various terrorist organizations operating in Kashmir, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. तो चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास गेस्ट भी मौजूद हैं। मुजफ्फर इकबाल खान, आप स्पोक्स पर्सन है जेकेएनसी के। रविंद्र सचदेव साहब एक्सपर्ट हैं आप फॉरेन अफेयर्स के। जावेद बेग साहब सोशल एक्टिविस्ट। आरएस पठानिया प्रवक्ता बीजेपी के, अभी हमारे साथ नहीं जुड़े, ये भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर न्यूज़ एंड जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुजफ्फर इकबाल खान, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले तक ये तस्वीरें बहुत आम हुआ करती थी, कुछ सालों पहले तक जब विरोध प्रदर्शन होते थे कश्मीर में और एक अनरेस्ट का पीरियड था, उसमें पाकिस्तान और आईएसआईएस तक के झंडे दिखते थे और एक आम कश्मीरी जो है इसके बीच में कहीं दबला कुचला हुआ, वो अपनी बात को सामने रख नहीं पाता था। तो इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं जब वहां की खवातीन यूनाइटेड नेशंस में जा रही हैं और बता रही हैं किस तरीके से पाकिस्तान एक पूरे टेरर मैकेनिज्म को स्पॉन्सर कर रहा था और मनूवर कर रहा था, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है भाई, ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं भी हो तो उसको उजागर करना चाहिए। बहुत अच्छी रखो, अगर कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन है या किसी आवाज को दबाया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए है। वो इसीलिए है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट फोरम का स्पेशल वॉचडॉग का काम ही यही है कि वो किस खित्ते में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उस पर उनकी अपनी एजेंसीज भी हैं। हम बोले या ना बोले, उनको पता होता है किस इलाके में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। दूसरी बात ये, हमें अपने मुहासबा करने की जरूरत है कि हम लोग वाकया ही क्या जो हालात यहाँ एक डंडोरा सा पीटा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ठीक है, अगर मुझे भी कोई ले जाएगा तो मैं भी अपने मुल्क की नाक रखने के लिए, अपने मुल्क का सर ऊंचा रखने के लिए मैं भी बहुत कुछ बोलूंगा। लेकिन विद इन स्टेट, अगर आप विद इन जम्मू एंड कश्मीर, क्या आज हालात बेहतर हैं? इस पर गौर करने की जरूरत है और लोगों से इस पर खुलकर बोलने की भी जरूरत है, अपनी पार्टी की जो लाइन है उसको छोड़ के। नहीं, आप ये जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या बेहतर स्थितियां हैं वहां पर, आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप एक सवाल कर रहे हैं तो जहन में एक जवाब भी आता है या फिर वहां के सिचुएशंस को देखकर ही एक रिएक्शन आता है दिमाग में। मुझे 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 पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है
ना मुझे उसकी जरूरत है और ना ही मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, क्योंकि वहां के लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और मुझसे ज्यादा सूझबूझ रखने वाले भी हैं। अगर वहां जुल्म और ज्यादती हुई है तो वो लोग जाकर आवाज उठाएंगे। यहां क्या हालत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। यहां आज हर आदमी जो है वो परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रही है, तशद्दुद उसी तरह है। और ये जो ढंढोरा पीटा जा रहा है कि यहाँ अमन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आज भी इनसिक्योर है हर आदमी। हम कश्मीरी पंडित्स को सिक्योर करने के बजाय हमें उनको वहां से निकाल के वापस भेजना पड़ा। अभी तक वो वापस नहीं जा पाए। हम उनकी जॉब का कोई मसला हल नहीं कर पाए। हम वहां सिविलियन कोई भी है, माइनॉरिटी है या देखिए, मुद्दे कई हैं, लेकिन अभी एक नई शुरुआत भी हुई है। एक एफडीआई भी आ रहा है। चलिए, एक मॉल से ही शुरुआत हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सही दिशा में कुछ तो शुरुआत हो रही है? एक डेफिनेट डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट है। हम वहां के युवाओं को नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है। एक शुरुआत तो दिख रही है जो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी है। वही तो मैं कह रहा हूं कि शुरुआत ही नहीं हुई अभी तक। मुझे बताओ डेवलपमेंट के बारे में। हमें जो ये ख्वाब दिखाया गया था भाई 5 अगस्त को कि 370 जो था वो सबसे बड़ी हर्डल है। अरे हर्डल हटे हुए भी अब 4 साल तो वो हो गए और 5 साल तो इस हुकूमत को हो गए हैं। लेकिन आज बच्चा बच्चा सड़क पे है, जम्मू भी सड़क पे है, कश्मीर पहले ही था। अब ये जो आप कहते हो ना फोर्स्ड साइलेंस जो है, ये ज्यादा देर चलने वाली चीज नहीं है। जिस तरह जम्मू में लोग निकले ना भाई, इसी तरह जब आप हद क्रॉस हो जाएगी तो हर जगह से लोग निकलेंगे। और हालात ये बन रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आफिंग में है। मुझे ठीक है, आपके पास लौट कर आएंगे एक बार फिर से। हमारे पास वक्त है, आपके पास एक बार फिर से लौट कर आएंगे। जावेद बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद बेग साहब, जिस तरीके से मुजफ्फर इकबाल खान बोल रहे हैं कि परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जैसी कि दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमने देखा वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अमली जामा भी पहनाया गया, एक तो शुरुआत हो गई है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। और ठीक है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये 4 साल का वक्त गुजरा है, लेकिन परिवर्तन तो रात दिन में हो नहीं जाते। इसमें एक मशीनरी काम करती है, एक प्रोसेस होता है। आखिर इतने दिनों से जो चीजें वहां रुकी हुई थी, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी और जो पूरा एक डिस्टर्बेंस का माहौल था, तो जब तक स्टेबलाइज नहीं होंगी चीजें तब तक चीजें आखिर डेवलपमेंट की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी कैसे? तो आपको लगता है कि अभी जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और भले ही वक्त लगे लेकिन एक सॉलिड ये एक प्रोग्रेस है? शुक्रिया जनाब। देखिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो एक कौम की, एक शहर की, एक रियासत की या एक मुल्क की, वहां के लोगों की डेवलपमेंट आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम के आगाज में आपने हमारे कश्मीर की बेटियों को अक़वाम मुत्तहिदा के जैसे सबसे बड़े सियासी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखते हुए देखा। जो मेरे काबिल दोस्त मुजफ्फर साहब अभी कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग खुश नहीं, कश्मीर में ये चीज अच्छी नहीं, वो चीज अच्छी नहीं, फिर अच्छा क्या था? 87 का वो डाका जो जमहूरियत पे इन्होंने डाला था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 96 में जब इन्होंने फ्रॉड से यहां पे हुकूमत संभाली, कश्मीर का पहला हिंदू मैसेकर फारूक अब्दुल्ला साहब उस टाइम सीएम थे, 97 में आज ही के दिन हुआ था। और बदकिस्मती से मेरे ही गांव में हुआ था, जब मेरे गांव के 8 इनोसेंट हिंदुओं को मारा गया था, उस वक्त इनकी सरकार थी। क्या वो फॉर्मूला इनको सही लगता है? अजीब व गरीब लोग हैं ये। जब ये हुकूमत संभाले उस वक्त सब कुछ ठीक था। आज जब हमारे कश्मीर की बेटियां दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी बात रख सकते हैं बिना किसी डर के, वो सही इनके लिए नहीं है। इनका फॉर्मूला बड़ा अजीब है। अगर इनकी हुकूमत हो, उसमें कितने भी इंसानी हुकूकों की पामाली हो, ये उसमें बात नहीं करते हैं। इन्होंने छोटे बच्चों को नहीं बख्शा। वामिक फारूक, तुफैल मुत्तू इनकी हुकूमत में मारे गए। आज हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। यह चीज इन्हें रास नहीं आती है। इनका बड़ा अजीब गरीब फॉर्मूला। ठीक है, आज के डेट में हमारे नौजवान ओलंपिक में जाते हैं। आज के डेट में हमारे कश्मीर में एफडीआई आ रहा है। अभी मैं आज पूरा दिन एक जगह पे था जहां पे श्रीनगर का नंबर 1 मॉल बनने वाला है। उसमें 8000 जॉब्स क्रिएट होंगे। वो चीज इन्हें रास नहीं आती है, क्योंकि इनका फॉर्मूला एंटी इंडियन है, इनका फॉर्मूला एंटी कश्मीरी है। इनको चंद एक खानवादों को
एडजस्ट करना है, ठीक है। अकोमोडेट करना है। ठीक है जावेद बेग बाकी साहब, इनका आते हैं आपके कोई पास, सबसे एक वर्जन लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आरएस पठानिया भी जुड़े हुए हैं। पठानिया साहब, मुजफ्फर इकबाल खान कह रहे हैं कि परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसी दिखाने की कोशिश की जा रही है और लोगों में बड़ी नाराजगी है, लेकिन जावेद बेग साहब को भी आपने सुना, हम भी वहां देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि इनकी जो ओपिनियन है, इनकी जो सोच है सियासी है और उनको वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो जमीन पर वहां हो रही हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वाकई चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और इनके कुछ साथी जो कश्मीरी दल है, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डिफॉल्ट के साथ, धोखे के साथ, एक मैनिपुलेशन के साथ पावर को चिपके रहना है। और उस पावर को चिपकने के चक्कर में डीसी कौन लगेगा, एसएसपी कौन लगेगा, एमएलए कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, वो एक परिवार कश्मीर में तय करता था। आज कश्मीर में एक ग्रासरूट्स लेवल डेमोक्रेसी एनफोर्स्ड है बिल्कुल। अम्पटीन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स, चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत में जिसे कहते हैं लोग अपने लोकल सेल्फ गवर्नेंस का नया एक इतिहास लिख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नीड्स टू रिस्पॉन्ड कि ये वक्त ठीक नहीं था तो कौन सा वो वक्त ठीक था जब आपने 7 दशक, मुजफ्फर साहब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, 7 दशक आपने जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार किया, उनको अपने राइट से महरूम रखा। रेफ्यूजीज पूरे देश भर में गए, प्रधानमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बने। अरे आपने तो एक रोजगार और जिसे कहते हैं एक जमीन लेने का हक नहीं अभी तक दिया उनको। आप बात करते हैं परिस्थिति की, परिस्थिति वो ठीक थी जब यहां की कानून साज असेंबली में अटैक हो गया, परिस्थिति वो ठीक थी क्या? 110 दिन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और स्टोन पेल्टिंग नहीं बंद हो पाई थी क्या? कश्मीर में हड़ताल और बंद का कैलेंडर होता था बाहर आने से, जिसे कहते हैं कोई कर्नाटक बेंगलोर वाला आदमी, अरे यहां इन्वेस्टमेंट करना तो दूर, वो यहां पे सैर करने के लिए भी जिसे कहते हैं डरता था। आज अगर रिकॉर्ड 1.8 करोड़ अगर टूरिस्ट इस वर्ष में आया तो परिस्थिति ठीक नहीं है क्या मुजफ्फर साहब? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछना चाहूंगा। आज इन सवालों का जवाब लेंगे, दूसरी बार आते हैं आपके पास भी और मुजफ्फर इकबाल खान साहब से भी इस सवाल का जवाब लेंगे। अब एक बार चलते हैं जरा रविंद्र सचदेव साहब की तरफ। आप विदेश मामलों के जानकार हैं, जिस तरीके से कश्मीर की महिलाओं ने पीओके की भी जो बात उठाई है, वहां पर अभी तक बात होती थी यूनाइटेड नेशंस में और उसके अलग अलग जो मंच है उसके ऊपर जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं वो हमारे कश्मीर की बात उठाते थे। अभी पीओके में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो वहां पर लोगों की मुश्किलें हैं, वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसको लेकर बात की गई है। आपको लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात उठाई गई है इसका एक इंपैक्ट होगा और ये फोकस एक शिफ्ट होगा? थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, कुछ तो इम्पैक्ट होगा, पर बात यह है कि बाय द वे अनफॉर्चुनेटली आज की जो दुनिया है और अंतर्राष्ट्रीय फोरम अगर हम कहें जिससे आपका मतलब यूनाइटेड नेशंस है, इस समय बहुत अलग और बड़ी और दूसरी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं जिनके चलते स्पेशली यूक्रेन का मुद्दे को लेकर के या ताइवान भी ले लीजिए, ये वो जो हॉट टॉपिक्स ज्यादा चल रहे हैं इस समय, जिसके चलते इन इश्यूज की ऊपर फोकस ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों का। दैट्स वन। सेकेंडली, पाकिस्तान की भी अपनी ओवरऑल प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं इस समय। पाकिस्तान टोटली इकोनॉमिक रूप से कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान को कोई पैसा आईएमएफ से आने के चांस बिल्कुल नहीं है, चाहे वो डिस्कशंस करता रहे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बाकी और आतंकी है वो, तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कई और जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीछे धकेल दी जाती है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग। बट यस, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो यस, इसका इम्पैक्ट है कि जो पीओके का तो केस डेफिनेटली पता है सबको या काफी हो कि वहां की आवाम कहती है कि उन्हें गवर्नेंस में हिस्सा नहीं मिलता है। उनकी आवाम कहती है उनके यहाँ जो डेवलपमेंट या जो रिसोर्सेज हैं उनको टैप किया जा रहा है पर उसका उन्हें फायदा नहीं हो रहा। सीपेक कॉरिडोर चाइना के अंतर्गत वहां पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा है बड़ा, परंतु उसका फायदा कोई बिजली के रूप से पीओके की आवाम को नहीं मिलता है, राइट? तो ये सारी चीजें जिसके चलते डेफिनेटली ये पीओके की आवाम बहुत परेशान भी है पाकिस्तान की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसे अगर आप कहें तो। और दूसरा फ्लिप साइड ये है कि बॉर्डर के इस पार वो देखते हैं, यस श्योर हमारे यहाँ कश्मीर में भी इश्यूज चल रही हैं, परंतु
बॉर्डर के पार इस तरह भारत में जब वहां की आवाम ये देखती है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है ओवरऑल इंडिया में, पॉजिटिव स्टोरीज आ रही हैं इंडिया की, तो ऑब्वियसली उन्हें अपने अपने गरेबा में झांक करके उन्हें खुद को दुख भी होगा कि भाई हमारा देश, अगर मानिए हमारा देश को वो लॉयल्टी कहते हैं, डेफिनेटली कहिए आप अपने देश को कि हमारे देश की सरकार हमें कुछ नहीं दे पा रही है, और इसके चलते वो अपने देश की सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं। और ठीक है, आएंगे एक बार फिर से आपके पास और समझेंगे इस पूरे इक्वेशन को। फिलहाल चलते हैं हम तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी के पास। आपसे ये समझना चाहेंगे तेजिंदर जी कि अभी तक पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा में हमारे कश्मीर के लोगों को अपने साथ जोड़कर दिखाता रहा, और बिलावल भुट्टो भी अभी गए थे यूनाइटेड नेशंस, तो वहां पर भी वो अपने अंदरूनी हालात को छोड़कर वो कश्मीर का रोना रोते रहे। लेकिन यहां तो तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है, और यहां के लोग, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से डिसोसिएट कर लिया है किसी ऐसी भी बात से जिसमें पाकिस्तान को उनके साथ जोड़कर देखा जाए। पीओके की बात उठाई गई, हम सोशल मीडिया के थ्रू और पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं कि वहां के हालात कितने बुरे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके की बात हमारी तरफ से महिलाओं के द्वारा उठाया जाना और कश्मीरी महिलाओं के द्वारा उठाया जाना पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका भी है, और साथ ही साथ एक कश्मीर का कॉन्फिडेंस है जो अभी की जो गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनका दिखता है इन तैयारियों में। देखिए अभी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये पिछले 70 साल से ये देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान लगातार कश्मीरियों को मोहरा बना रहा है। उन्होंने 47 में भी देखा, 47 में जब पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में अपनी फौज को भेजा तो कत्ल गारत जम्मू कश्मीर में किसका हुआ? कश्मीरी लोगों का। मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए। आप देख लीजिए जब भी पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की, अगर आप बॉर्डर फायरिंग की बात करते हैं तो कौन विक्टिम था? कश्मीरी विक्टिम था। वो वहां पर कश्मीरी मुस्लिम मारे जाते थे। तो पाकिस्तान का जो हमेशा से प्यार रहा है वो कश्मीरी लोगों के लिए नहीं रहा है, वो कश्मीर की जमीन के लिए रहा है। पाकिस्तान का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान 1971 में जो पाकिस्तान की हार हुई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो भारत से एक किसी हद तक वो बदला लेना चाहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान उन्हें मोहरे की तरह यूज कर रहा है। देखिए धारा 370, अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे पोस्ट पार्टीशन या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसे आप डिवाइड कीजिए। वो वाला एरा जब कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में 370 नाफिज था, और 370 हटने के बाद 370 से पहले क्या था? सिर्फ कुछ गिना चुनी फैमिलीज जो थी वो रूल करती थी। एक फैमिली ने तो कई लगभग 40-50 साल तक रूल किया। पहले उनके प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर उनके चीफ मिनिस्टर रहे, हालांकि उसके बाद फिर दूसरी फैमिली आ गई। तो जो कॉमन कश्मीरी था उसने ये चीज देखा कि पॉलिटिक्स से तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। कश्मीरी जो पॉलिटिशियन है सिर्फ हालांकि एक अगर टीचर था तो आज उनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, पॉलिटिक्स में आके प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज उनके पास कितनी जायदाद बनी हुई है। तो एक कॉमन कश्मीरी को क्या मिला? लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर में जो जिस तरह के बात की जा रही है, डेवलपमेंटल पुश जो है गवर्नमेंट की तरफ से, आप देख लीजिए कश्मीर में अम्यूजमेंट पार्क आ रहा है। पहली बार दुबई का एक जो मॉल है वो कश्मीर में सेटअप हो रहा है। यूएई से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज की अगर हम बात करें तो आपको भारत से जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस कश्मीर आती हैं उनमें आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी, इतना टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है। हां, ये चीज है कि ये पाकिस्तान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता, लगातार कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां वो करवा रहा है। अभी आपने देखा पिछले साल बडगाम में ही मेरे काबिल दोस्त जो हैं जावेद बेग साहब, बडगाम के रहने वाले हैं, अमरीन भट्ट नाम की एक लड़की थी। कसूर उसका क्या था कि वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, लेकिन जो पाकिस्तान के आतंकी हैं इस नॉर्मलसी को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अमरीन के घर 2 आतंकी गए, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। तो ये जो एट्रोसिटीज थी, जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं दबे हुए थे, बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो अभी का माहौल है, कश्मीरी लोगों ने एक वो कॉन्फिडेंस दिखाया है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो उस मुल्क को बदनाम करें। उस मुल्क के बदनाम वर्ड ठीक नहीं होगा, उस मुल्क को एक्सपोज करें जो अपनी पूरी पॉलिसी कश्मीरीज को टारगेट में लगा देता है। बिल्कुल। और बात रही पीओके की, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी।
अब अभय जी, मैं पीओके की बात ऐड करना चाहूंगा। पीओके 1947 में वजूद में आया। आप ये बता दीजिए, जो पीओके की सिफारिश करने वाले लोग हैं, क्या पीओके में एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का बंदा है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, वहां पर वही हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक ढाल की तरह खड़े हुए कश्मीर, ये तो आतंकवादी तो चाहते थे कि पहले आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दीजिए, फिर आप बाकी माइनॉरिटीज को निकाल दीजिए, लेकिन सरकार ने इनको अगर वहां पर वापस भेजा तो ये टेररिस्ट के सामने, उन टेररिस्ट के लिए एक मैसेज है कि ना केंद्र सरकार ना जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके सामने सरेंडर नहीं करेगी और अपने हर एक नागरिक को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। जी अभय जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग वापस आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद कई सवालों के जवाब भी लेने हैं आपसे, और एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद सीधा रुख करते हैं मुजफ्फर इकबाल खान का। इकबाल खान साहब, आप बड़े नाराज लगे और ऐसा लगा कि जो अभी जिस तरीके से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम कर रहा है उससे भी आप असंतुष्ट दिखे, लेकिन जैसा कि जावेद बेग कह रहे थे कि एक लंबे अर्से तक आपकी पार्टी ने वहां पर राज किया है, उस दौरान आपने ऐसा क्या किया जिसको आप अगर कंपेयर ही करते हैं 2019 के पहले के फेज को और उसके बाद के फेज को, तो ऐसा क्या आपने किया था जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, और उसके बाद जो गाड़ी थी डेवलपमेंट की वो पटरी से उतर गई? या कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो दौर था जब डेवलपमेंट उस समय उस वक्त भी नहीं हुआ था और इसीलिए आप कह रहे हैं कि इस वक्त भी कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा आपको क्यों लगता है? खैर, जावेद साहब की तो मैं मुनासिब नहीं समझता मैं उनकी किसी भी बात का जवाब दूं। मैं आपको एक जवाब दे देता हूं। जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ है, अगर तामीर और तरक्की हुई है ना, आप कहते हो इतने टूरिस्ट आए हैं, अरे भाई, टूरिस्ट के ठहरने की जगह क्या रातों रात बनाई है? इस सरकार ने बनाई है? किसने बनाई है? वो टूरिस्ट कहां ठहर रहा है? ये डेवलपमेंट हुई है तो टूरिस्ट इतना ठहर रहा है। दूसरी बात, ये जितने भी हॉस्पिटल, रोड, ये जितनी तरक्की हुई है, कॉलेजेस बने हैं, ये किस दौर में बने हैं? आप 2019 के बाद एक प्रोजेक्ट बता दो ना, कोई एक प्रोजेक्ट कि हमने ये किया है। ये सरकार जो हुकूमत का ढंडोरा ये खरीदे हुए लोग आते हैं ना जो चैनलों पे, इनसे पूछो कोई एक प्रोजेक्ट बता दो यार, एक प्रोजेक्ट कोई, और कोई एक लिस्ट जो आपने निकाली हो। हर सिलेक्शन लिस्ट चोरी का शिकार हो गई और करप्शन इस वक्त आसमान छू रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप ये कोई जवाब है? बड़ी अजीब बात है। ठीक है, अच्छी बात है, आप कहते हो कि सिर्फ पंचायती राज जो है, पंचायत तो यहां पहले भी थी। हां, यहां डीडीसी जो पूरे मुल्क में इस तरह इलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ, यहां हुआ है। तो पूरे मुल्क में डीडीसी है, वहां आप असेंबली मत बनाओ। आप अगर इतने कहते हो कि लोग खुश हैं, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो यहां? आपको डर है कि लोग हमें कान से पकड़ के जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। आपने जो एंटी पीपल पॉलिसीज, टैक्स पे टैक्स लगाया इस गवर्नमेंट ने हम पे, सोर्सेज हमारे, बंदे बाहर के आकर, ठेकेदार कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, रेत नहीं निकाल सकता यहां का आदमी जम्मू का, दरिया हमारे, पानी हमारा। चलिए ठीक है, आपने कई सारे आरोप लगा दिए। आरएस पठानिया साहब, आप जवाब देंगे? पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। ठीक है, ये तो ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात आपकी समझ में आ गई। आते हैं, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे पठानिया साहब। चल जाएगा ना इलेक्शन, 5 साल हो गए आपको। पंचायत के बाकी मुल्क में है, बाकी मुल्क में अपने असेंबलियां क्यों बनाई है? वहां भी बंद कर दो असेंबली। एक ही हुकूमत में रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, पंचायती राज लगा दो पूरे मुल्क में, क्या जरूरत है असेंबली की? मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है कि आज का जो टॉपिक है कि सबसे पहले तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एक हिस्सा पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में, एक हिस्सा चीन के इलीगल कंट्रोल में। पहले तो हमें इस बात पे एक राय, आम राय हमें जिसे कहते हैं, एक मंच पे रहना चाहिए कि मॉरली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वो एरिया जम्मू कश्मीर का और जिसे कहते हैं देश का, भारत का अटूट अंग है, और उस अटूट अंग पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उस अटूट अंग पे डेवलपमेंटल विकास के नाम पे जिसे कहते हैं, आज भी जिसे कहते हैं स्टोन एज में वो लोग रह रहे हैं, और जिस तरीके के जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स वहां पे लोगों को डिनाई किए जा रहे हैं, उसका भी एक्सपोजे यूएन में भारत ने किया है। वी शुड टेक केयर ऑफ इट। आज दूसरा जो ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर और
देखें, जो अनडॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है अक्साई चेन से लास्ट 47 तक, जो जिसे कहते हैं मालिया नजराना जिसे कहते हैं, वो महाराजा हरि सिंह जी ने लिया था उसमें। आज अक्साई चेन चाइना के इलीगल कंट्रोल में है। आज हमारा सेंट्रल एशिया से लिंक हमारा स्नैप्ड है। तो इन डिप्लोमेटिक एफर्ट के बिना, इस जिसे कहते हैं छोटी एक पॉलिटिकल एक छींटा कशी में फंसते हुए, एटलीस्ट हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पे होकर बात करनी चाहिए कि वी वांट आवर part of Jammu and Kashmir under illegal control of Pakistan. We want our part of Jammu and Kashmir under illegal control of China. इस विषय पे बात करें। अगर भारत ने एक्सपोज किया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों और भारतीय, आई यूज द वर्ड पाक अधिकृत कश्मीर जो हिंदुस्तान के पश्चिम, एक छोटा रिएक्शन मुजफ्फर इकबाल खान से। मुजफ्फर इकबाल साहब ये कह रहे हैं, पठानिया साहब कह रहे हैं कि आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए चीजों को, और जो इंटरनल चीजें हैं वो उसमें डेवलपमेंट और वो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन इस लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें कि हमारा एरिया है और उसमें आधे में डेवलपमेंट हो रहा है, आधे में नहीं हो रहा है। लोग भी हमारे हैं। मैं कहता हूं, मैं इस मुद्दे पे मैं पठानिया साहब के साथ 100% हूं। आप जो अभी रिसेंट गया है ना गुलवान, उसको भी वापस पहले लो। उसके बाद जहां जहां अक्साई चिन्ह तक वाकया ही महाराजा के एहलकार मालिया लेते थे। पीओके का जम्मू कश्मीर हमारा है, वो लोग भी हमारे हैं, अक्साई चिन्ह के लोग भी हमारे हैं, गुलवान का एरिया भी हमारा है। हम चाहते हैं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो 26 सितंबर 1947 का जो जम्मू कश्मीर है उसको इकट्ठे करो। आपकी पार्टी ने तो इसको फर्दर तोड़ा, और खासकर जो एक्सपोज भारत सरकार ने जो यूएन में किया उसको भी वेलकम करें। आप जरा, आपको वेलकम करना चाहिए भाई। ह्यूमन राइट वायलेशन चाहे किसी भी दुनिया के किसी खित्ते में हो, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं उसकी मजम्मत करूंगा और मैं उसको सराहना करूंगा जो भी आदमी आवाज उठाएगा। हर ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। मैं कहता हूं जो चलिए ठीक है जी। जो जावेद बेग साहब, आपसे मुजफ्फर साहब ने साफ कह दिया कि आपकी किसी बात का जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनका देखने का जो नजरिया है वहां चीजों का वो बिल्कुल अलग है और आप एक अलग नजरिए से देख रहे हैं वहां की चीजों को? देखिए अबे साहब, बागैरत और बाज़मीर लोग जवाब देते हैं। जो बागैरत और बाज़मीर होते हैं वही जवाब देते हैं। इनकी डेवलपमेंट का मॉडल इनके जनरल सेक्रेटरी ने अपने दौरे इक्तिदार में सरकारी जमीन हड़पी थी, जिनको अभी एक दो महीने पहले उनका वो इलीगल मकान तोड़ा गया। इनकी डेवलपमेंट, इनके प्रेसिडेंट साहब ने क्रिकेट एसोसिएशन पे डाका डाला। हमारे बच्चों को बजाय इसके कि वो खेल कूद में अपना लोहा मनवाते, उनको अपसपा के जरिए, पीएसए के जरिए, पोटा के जरिए या तो कब्रिस्तानों में बेचा या फिर जेलों में रखा था। ये इनकी पार्टी का डेवलपमेंट है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अभी करप्शन सबसे ज्यादा अगर किसी वक्त है तो अभी है। इनकी डेवलपमेंट नेपोटिज्म थी। इनकी पार्टी की डेवलपमेंट फलाना साहब, फिस्ताना साहब को ये जनरल सेक्रेटरी बनाते थे, मिनिस्टर बनाते थे, एमएलए एमएलसी बनाते थे। बल्कि इनके एक्स सीएम साहब ने अपने घर में एक साथी की जान ले ली। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यह इनकी डेवलपमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इनकी वजह से हजारों की तादाद में हमारे नौजवान कब्रों में चले गए। इनकी वजह से अगर ये डाका नहीं डालते 87 में तो हमारे नौजवान आज के डेट में कब्रों में नहीं होते, जेलों में नहीं होते, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं होते। ये इनकी डेवलपमेंट है। ठीक, वहां क्या कर रहे हो आप? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 4 साल से एक भी स्टोन बिल्डिंग का वाकया यहाँ पे रोनुमा नहीं हुआ। 4 साल से एक भी गरीब का बच्चा पैलेट का शिकार नहीं हुआ, जो पैलेट इनके सीएम साहब ने लाया था। 4 साल से कोई भी बच्चा हमारा गोली से नहीं मरा। जमीर भी सब कुछ बेच चुके हो आप देखिए। ये मुजफ्फर इकबाल खान, ये ऐसा आरोप कि आप जमीन बेच चुके हो, ये तो बड़ा एक ऐसा रिमार्क है जिसका कोई जवाब सीधे ढूंढना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। लेकिन जावेद बेग सीधे नाम लेकर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी दौर में रहा है तो इस दौर में है। मेहरबानी किया करो, आप मेहरबानी किया करो। जब ऐसे लोग बुलाने हो ना इस चैनल पे तो फिर मुझे मत बुलाया करो प्लीज। पठानिया साहब और मेरी डेली डिस्कशन होती है, मगर इस किस्म की लैंग्वेज हम नहीं कभी इस्तेमाल करते एक दूसरे के लिए। चलिए ठीक है, मुझे बताइए मैं कहां पे गलत हूं। आप मुझे बताइए अगर मैं कहीं पे गलत हूं, मुझे बताइए। ठीक है, या फिर जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोगों के पास भी आते हैं, तेजिंदर जी के पास चलते हैं। तेजिंदर जी, आपको लगता है कि ठीक है, जावेद बेग साहब आएंगे आपके पास, तेजिंदर जी के पास चलते हैं, एक न्यूट्रल उनका रिएक्शन लेते हैं इसके ऊपर
क्या आपको लगता है कि जो सियासत में पार्टियां होती हैं और अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट का मॉडल जो गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां अपनाया हुआ है, क्या उसको भी सियासी पार्टियां अपने नजरिए से देखकर क्या उसको क्रेडिट देना तो दूर की बात डिस्क्रेडिट कर रही हैं? ऐसा आपको जाता है, ऐसा कोई इम्कान होता है? देखिए अभी जी, पहले मैं जैसे आपने कहा कि एज ए जर्नलिस्ट वी आर न्यूट्रल, तो एक सवाल का जवाब मैं काफी देर से सोच रहा था। अभी हमारे एक जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात कही। देखिए, जब जर्मनी में यहूदियों का जेनोसाइड किया गया तो हिटलर ने, नाजियों ने एक उनके बारे में ये अफवाह फैलाई कि जो यहूदी हैं ये हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं, ये हमारे लिए पैरासाइट हैं। आज वही बात हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहा कि रिसोर्सेज तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, लेकिन बाहर के लोग यहां पर आके वो यूपी, बिहार और बाकी जगहों के उन्होंने नाम लिए, वो लोग आके हमारे रिसोर्सेज को हमसे छीन रहे हैं। तो ये एक उन लोगों के अगेंस्ट जो है नफरत फैलाने का ये एक आप कह सकते हैं जो आतंकियों को एक ये कहने का कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं। देखिए मुजफ्फर साहब, आप एक रिस्पेक्टेड एडवोकेट हैं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि कोई बाहर का, क्योंकि यूपी हो, बिहार हो, वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जैसे जम्मू कश्मीर, और हर एक इंसान को अगर आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर का कोई कश्मीरी अगर यूपी में जाके, बिहार में जाके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, वहां पर अपनी शॉल्स का बिजनेस कर रहा है, वहां पर अपनी दुकानें चला रहा है, तो यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के हर एक हिंदुस्तानी को यह हक है कानून के तहत कि वो कहीं पर भी आके अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। तो मुझे बहुत गलत लगा जब आपने ये बात कही, तो मैंने इसको पॉइंट आउट करने के लिए आपको ये कहा कि हर एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी इज्जत से, मेहनत से काम करके अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा हक है। जैसे अभी बात की अभय जी, आपने सवाल जो पूछा पीओके के बारे में, आप देखिए पीओके के लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर दिन हम यहां पर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पे ऐसे वीडियो लगातार दिखा रहे हैं जो पीओके से आ रहे हैं, और वो लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि उन्हें उस एट्रोसिटी से निकाला जाए, पीओके को भारत के साथ वापस जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लोग अभी देखिए उनके पास आटा नहीं है, आटे चावल खाने के लिए नहीं है। हर दिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे आए दिन वहां पर एसेंशियल कमोडिटीज की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। आप कंपैरिजन कीजिए कि आज से रमजान शुरू है, भारत सरकार ने कई लाखों मैट्रिक टन कुकिंग जो एलपीजी गैस है वो कश्मीर में भेजा हुआ है, ताकि कश्मीर के लोगों को किसी भी वजह से, कल चाहे जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो अगर बंद हो जाता है किसी वजह से, तो कश्मीर के लोगों को वहां पर किसी चीज की कमी ना हो। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान पीओके की हालत देख लीजिए, लोग अभी भी वहां पर लकड़ें काट के चूल्हा जला रहे हैं, और ये किसी दूर दराज के इलाके की हालत नहीं है। मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है पीओके का, वहां पर लोगों की ये हालत है, चूल्हा जला के अपने लिए खाना बनाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स की सॉर्टीज लगाई हैं दूर दराज इलाकों में लोगों को पहुंचाने के लिए, ताकि वो रमजान के पावन महीने में अपनी फैमिली के पास जा सकें जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं। लेकिन पाकिस्तान तो अपने टर्मोइल से बाहर नहीं आ रहा। तो ये जो कंपैरिजन है, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, वहां पर हालात बहुत खराब है। और ये कश्मीरी लोग ये चीज रियलाइज कर चुके हैं कि जो उनका फ्यूचर है, प्रेजेंट और फ्यूचर, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ सेफ है। और आप बिल्कुल, जावेद बेग साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 2019 से आप देख लीजिए, जब से 370 हटाया है, कोई भी स्टोन पेल्टिंग के बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई भी ये जो टेररिस्ट की तरह से बड़ी कार्रवाई होती थी वो नहीं हुई। और जो डेटा है ये पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उस डेटा ने क्लियरली दिखाया कि आतंकी जो गतिविधियां हैं या टेरर अटैक्स हैं वो भी कम हुए हैं। जी अभी जी ठीक है, अभी आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, और उसके बाद चलेंगे सचदेव साहब के पास भी। आपके लिए भी हमारे पास कई सवालात हैं, और मुजफ्फर इकबाल खान आपके पास भी आएंगे उसी सवाल को लेकर जो तेजिंदर जी ने उठाया था। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो चलिए अपनी बातचीत को जारी रखते हुए हम सीधा रुख करते हैं रविंद्र सचदेव साहब का। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल में जाकर बात उठाई, तस्लीमा अख्तर ने पीओके की बात उठाई, और अभी तक जैसे पहले हमने चर्चा भी की थी, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की बात की जाती थी, अब पीओके की बात की जा रही है। आपने कहा कि एक ठीक है कि ऐसे यूएन के सामने ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ये मुद्दा ढका रहेगा, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है
कि जो एक तरीके से कहते हैं जो एरर था उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बात हमारी अननेसेसरली कश्मीर की बात होती थी और जहां एट्रोसिटीज़ हैं, जहां डेवलपमेंट नहीं है पीओके, वहां की बात अब उठाई जा रही है। तो इसको आप अगले पड़ाव के तौर पे क्या कदम देखते हैं भारत की तरफ से उठाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो केंद्र सरकार है इस मुद्दे को बहुत सेंसिटिव तरीके से देखती है। जी थैंक यू। आपका प्रश्न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यूके के अंदर जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है उसको कैसे आगे हाईलाइट कर सकती है, इज दैट द क्वेश्चन? जी बिल्कुल। थैंक यू। नहीं, डेफिनेटली यस, हमें करना चाहिए और कीप असाइड सारी पॉलिटिक्स अलग रखिए, सब कुछ अलग रखिए, हम दोनों देशों के रिश्तों को अलग रखिए। जहाँ मानवता या मानवीय अधिकारों की बात है तो वी शुड स्टैंड, उनके साथ हमें खड़े होना चाहिए, खासकर की जो कि हमारे पड़ोस में लोग रह रहे हैं। तो ये मुद्दे हमें उठाने चाहिए, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में इस समय मुद्दे और भी है पीओके के अलावा। बलूचिस्तान भी देख लीजिए, वहां भी बड़ा इश्यूज चल रही हैं ना। जहां तक बात रही कि भारत आगे क्या इन पे कदम उठाएगा, क्या उठा सकता है, डेफिनेटली यस। देखिए हर समय एक तो यूएन में रूटीन में रिव्यू के लिए आते हैं ये मैटर्स, राइट। तो जब भी ये मैटर्स रिव्यू के लिए आए, भारत को वहां पर इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी चाहिए, जितनी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन यानी कि डिटेल्ड एविडेंस जितनी ज्यादा हम प्रेजेंट कर सके उतना हमारा बेहतर केस बनता है। हमारा केस क्या, उन लोगों का केस जो ये सफर कर रहे हैं, जिनके बिहाफ पर या जिनके बिहाफ पे हम कुछ आवाज रख सकते हैं ऐसे फोरम्स पर, तो एसेंशियली वही रहेगा। बट वंस अगेन आई विल कम बैक, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस समय हालात इतने बुरे हो रखे हैं जी, और आने वाले वक्त में और ज्यादा होंगे कि ये जो चीजें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी वो ये सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान की जो ओवरऑल दूसरी प्रॉब्लम सारी चल रही है उनकी तरफ देखा। ठीक है, वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, हम लोग तो अपने पर्सपेक्टिव में अपने दृष्टिकोण से चीजों को लेकर आगे जाते हैं। मुजफ्फर इकबाल खान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी एक आतंकवाद से जूझ रहा था, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसकी वजह से, स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से, अभी उससे हम लोग मुक्त हो नहीं रहे कि आप एक दूसरा विवाद का बिंदु छेड़ना चाह रहे हैं, एक डिस्प्यूट ये कहकर कि आपके रिसोर्सेज, जैसा तेजिंदर जी ने उस बात को उठाया था अभी, कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं और वो सारी मलाई खा रहे हैं, वहां के रिसोर्सेज को वो जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तेजिंदर जी से मेरा एक सवाल है, जब महाराष्ट्रियन ये कहता है कि महाराष्ट्रियन के लिए है, वहां आपको नहीं लगता है कि ज्यूज वाली पॉलिसी और एंटीसेमिट पॉलिसी जो है वो अप्लाई की जा रही है? जब बिहारी ये कहता है कि बिहार सिर्फ बिहारी के लिए है, वहां आपको तकलीफ नहीं होती? जम्मू का कोई अगर कहे, कश्मीर का कोई कहे कि जम्मू और कश्मीर के रिसोर्सेज हम लोग इस्तेमाल करने का पहला हक है, फिर यहाँ के लोगों को कहां छोड़ोगे आप? एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे पा रहे, लोकल रिसोर्सेज आप लूट रहे हो, बाहर से आप लोग और नहीं, एक गलत का एग्जांपल देकर आप अपने गलत को सही कैसे ठहरा सकते हैं? अगर महाराष्ट्र में इस तरह की बात कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो वो गलत है। आ रहे हैं पैसे खा के, करप्शन इस वक्त आसमान छू रही है। अब जिससे मर्जी पूछ लो, अब चैनल पे बैठकर आप 10 आदमी हम बैठकर हम कहें नहीं जम्मू कश्मीर में एवरीथिंग इज हंकी डोरी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई करप्शन नहीं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। आपने पिछले दिनों जम्मू में देखा होगा, जम्मू में लोगों ने लाखों की तादाद में अनएम्प्लॉयड लोगों ने, जिन्होंने एग्जाम दिया था, और एक करप्ट कंपनी को यहां आकर ठेका दिया गया जिसने 3 एग्जाम कंडक्ट किए और तीनों में करप्शन एलिगेशन लगे और सिलेक्शन कैंसिल करनी पड़ी, फिर उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्यों दिया? इसमें क्या इंटरेस्ट है? साहब, आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि अगर किसी में कहीं पर करप्शन के इल्जाम लगे तो डिसीजन लिया गया, उन एग्जाम्स को कैंसिल किया गया। आप देख लीजिए, जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो अब एक बहुत बड़ा एमबीबीएस रैकेट सामने आया था कि कैसे एमबीबीएस की सीटें 20-20 लाख रुपए लेकर बेची जाती थी। आप बताएं, क्या वो सीट जो उस वक्त के एग्जाम थे उन्हें कैंसिल करके कोई इंक्वायरी की गई? तो इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए ना। देखिए, जो गलत हो रहा है, बिल्कुल मैं आपकी एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको ये बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हाँ हो रहा है, लेकिन उसको कर्ब करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जी, लिए जा रहे हैं। एक बार चोरी होती है, फिर दूसरी बार फिर होती है, तीसरी बार फिर तो स्टेप क्या लिया गया, और फिर उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो कौन सा स्टेप ले रहे हो? अरे भाई, हाई कोर्ट ने
हाई कोर्ट सिंगल जज ने कहा कि ये आदमी 3 स्टेटों में बदनाम है, 3 स्टेटों में इसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, इस पर जुर्माना भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाया है, लिहाजा प्रोपराइटरी ये डिमांड करती है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट न दिया जाए। अरे भाई, गवर्नमेंट ने जाकर उसी एक दिन के अंदर डीबी से स्टे लिया, उसका क्या इंटरेस्ट था गवर्नमेंट का? ठीक है, चलिए पठानिया साहब ये जो इकबाल साहब बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इसमें चूंकि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था 370 को लेकर, और इनकी शिकायत यही है कि उसके बाद भी कुछ ज्यादा मतलब पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ। और जो ये एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और उसका एक तरीका ये है कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी वैसे लोगों को दी जाती है, वैसे फर्म को दी जाती है जो टेंटेड है, जिनके ऊपर धब्बे लगे हैं भ्रष्टाचार के। देखें, जो 70 वर्ष में नहीं हो पाया, उसकी नींव, उसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 के बाद की गई। मुजफ्फर साहब को ईमानदारी से कम जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हुए हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल फ्रंट पे देखें या वो प्रोसीजरल फ्रंट पे देखें, आज कितनी सर्विसेज ऑनलाइन की गई, या आप इसमें ओवरऑल जिसे कहते हैं सेंटर ने जैसे अपना पिटारा जम्मू कश्मीर के लिए खोला। हाँ, इश्यूज हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा ऑलवेज जम्मू कश्मीर एक जिसे कहते हैं स्वर्ग की नगरी बन गए। इश्यूज हैं, विषय हैं, काम करने की जरूरत है, और हम सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए, ना कि आपसी छिंटा, आपसी खींचतान में जिसे कहते हैं टाइम गुजारें, समय गुजारें, और पब्लिक ओपिनियन को भी क्लटर करने की कोशिश करें। वी शुड वर्क। और इस नए अरेंजमेंट, देखें, एक बात मेरी साफ और स्पष्ट है, ये मुजफ्फर साहब भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर का बच्चा भी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन ना आएगी, ना आने की उम्मीद है, ना ही आने की किसी ने कयास लगा के रखा है। इस परिस्थिति में चल रहा हूं, ये परिस्थिति देश के हित में है, जम्मू कश्मीर के हित में है, और हमारे हर पॉलिटिकल दो आपकी कंपल्शन है इसके बारे में बोलना, और जिसे कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट है मुजफ्फर साहब, आपकी कंपल्शन है कि आपके ने इसके बारे में दुखड़ा रोना है और आपने लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि आज वक्त हमारे पास इतना ही है। तेजिंदर जी, एक छोटा सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक की जो कोलैबोरेशन है, अब ये एक सही दिशा में जा रही है और ये बढ़िया काम कर रही है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए? देखिए अभय जी, लूप होल्स हर जगह होते हैं। ये हम क्या करें कि ये जो लोग गवर्नमेंट को रन करते हैं वो लोग भी हमारे सिस्टम में से हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट जो है वो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो डेवलपमेंट दी जाए जिसके वो हकदार हैं, और उस पर कई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी जम्मू कश्मीर में ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मॉल खुल रहा है, वहां पर आपका ये अम्यूजमेंट पार्क जो है डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल की तरह का एक पार्क खुल रहा है। और जैसे बात करें टूरिस्ट, आप टूरिस्ट देखिए कितना इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का भी कश्मीर वैली में, कि टिकट्स नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं जेन्युइन एफर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है, एक तो सिस्टम को क्लीन करने का। उन लोगों को आप देख लीजिए, डेडवुड जिन्हें सिफारिशों पे अपॉइंट किया जाता था, एक टाइम ऐसा था कि कोई चीफ मिनिस्टर एक पर्ची लिख के दे देता था और लोगों की नौकरियां पक्की हो जाती थी। एक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। अगर लोगों ने उस सिस्टम में खामी निकाली, खामी सामने आई, तो एग्जाम पूरा कैंसिल कर दिया गया। सीबीआई से इंक्वायरी कराई जा रही है। आप देखिए, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उससे इंक्वायरी कराई जा रही है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि अगर कई ऐसे केसेस सामने आते थे, लोग प्रोटेस्ट भी करते थे, लेकिन तब की गवर्नमेंट्स के कान पे जूं भी नहीं रेंगती थी। लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर के लोग, देखिए, प्रोटेस्ट पहले भी होते थे। आप अगर डेटा देख लें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो जम्मू कश्मीर में थी, वो जब यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी तब भी वैसा ही था। कोई फिगर्स में ज्यादा चेंज नहीं आया। हर साल देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट, कम से कम एक तो यह है कि एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट लिया जा रहा है, और आने वाले वक्त में जरूर इसके कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज हमारे पास वक्त इतना ही है। आप तमाम पैनलिस्ट का इस डिबेट में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।